बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। जब रमीज़ राजा हमारे पास आए थे तो हमें पता चला कि जनाब ये जो पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं और पहला एक ऐसा आदमी है जो क्रिकेट को जानता है और कमाल ही हो जाएगा। और बड़ी बात है कि जनाब अब रमीज़ राजा जो है हमारे साथ क्रिकेट के पीसीबी के चेयरमैन है। उसके बाद पता चला थोड़े अर्से बाद कि नहीं, रमीज़ राजा साहब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बहुत सारे मसाइल हैं जिनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, बाकी इशूज़ हैं जिनको वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे। तो पता चला जी नजम सेठी साहब वापस आ रहे हैं। नजम सेठी साहब, बड़ी बात है, नजम सेठी साहब पहले 2 दफ़ा रह चुके हुए थे, तीसरी दफ़ा वो आ रहे हैं, तो बड़ी बात है कि जनाब अब वो आ जाएंगे और अब पीसीबी ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी ये 6 महीने के अंदर अंदर जो है, अब हमें पता चल रहा है कि ज़का अशरफ साहब आ रहे हैं। नजम सेठी साहब जिनका इतना शोर था और बड़ी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी, सारा कुछ था, लेकिन अब आ रहे हैं ज़का अशरफ साहब। तो इस वक्त हमारे पास मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं और अब हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या बड़ी बात है इस पीसीबी में कि एवरीबडी वांट्स टू बी द चेयरमैन ऑफ पीसीबी। सर। बहुत 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 शुक्रिया इरफान असगर साहब। लेकिन मसला ये है कि जो 1999 से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब तक इतने चेयरमैन बदल चुके हैं, समझ लीजिए कि कोई 13-14 चेयरमैन बदल चुके। तो अगर एक चेयरमैन का आप टेन्योर लगाएं तो 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं आता। मैं आपको गिनवा देता हूँ। 1999 के वर्ल्ड कप के बाद खालिद महमूद साहब की छुट्टी हुई। उसके बाद मुजीबुर रहमान साहब, सेनेटर सैफुर रहमान के भाई, वो आए। उनके बाद जब हुकूमत उनकी चली गई नवाज शरीफ की, तो डॉक्टर जफर अल्ताफ, फिर जनरल तौकीर जिया जब चले गए तो उनके बाद आए शहरियार खान के बाद डॉक्टर नसीम अशरफ के बाद एजाज बट जब चले गए तो उनके बाद आए जका अशरफ के मतलब, और फिर जब हुकूमत बदली 2013 में तो नजम सेठी साहब आ गए, जिससे जका अशरफ, जो आपने इंट्रो में कहा कि जका अशरफ और नजम सेठी के दरमियान एक सख्त जंग शुरू हो गई, अदालती जंग। तो नजम सेठी जब बने चेयरमैन तो अदालत ने जका अशरफ को रीइंस्टेट कर दिया, फिर दोबारा नजम सेठी बन गए। और नजम सेठी को जब जुलाई 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई तो खान साहब ने उसी वक्त जो है वो एक ट्वीट कर दिया था कि उनको हटा दिया गया है। तो उसके बाद इमरान खान के जमाने में आए एहसान मानी, फिर रमील राजा, और अब फिर नजम सेठी। आप अंदाजा लगा लें कि म्यूजिकल चेयर का ये गेम जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और सियासी बुनियादों पर तकर्रुर हो रहा है। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार नजम सेठी साहब है। 2013 में इरफान साहब, नजम सेठी साहब ने ये तब्दीली की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेटर्न इन चीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान हुआ करेंगे। इससे पहले 1948 से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब से कायम था, पेटर्न इन चीफ सदर मुमलिकत हुआ करते थे। अरे अच्छा नजम अच्छा सेठी अच्छा, साहब ने, ओके जी, ओके। तो हकीकत बता रहा हूं जिससे कि सियासत और ज्यादा फैली। तो 1948 से जब बीसीसीपी होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, तो उस वक्त से लेकर 2013 तक सदर मुमलिकत पेटर्न इन चीफ हुआ करते थे। लेकिन जब नजम सेठी साहब ने ये तौजीह पेश की कि नवाज शरीफ साहब एक फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, तो इनको जो है वो पीसीबी का पेटर्न, उसके लिए तब्दीली की गई आइन में, और पीसीबी के पेटर्न नवाज शरीफ बन गए। नवाज शरीफ बने, वो सेठी साहब को लाए। उसके बाद जब इमरान खान आए, वो अपने लोगों को लाए। और अब फिर ये कहानी आपके सामने कि जरदारी साहब ने जका अशरफ के लिए इंसिस्ट किया, और जका अशरफ साहब अभी बने नहीं है। अभी बहुत सारे उनकी राह में रुकावटें हैं, लेकिन बजाहिर यही लग रहा है कि जका अशरफ साहब जो है वो जीत गए। अच्छा, ये जो ट्वीट का इशू है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने कहा कि एक ट्वीट के हवाले से ही जो है ट्वीट करके पहले नजम सेठी साहब को हटाया गया और उनकी जगह पे जो है रमीज़ साहब आए। रमीज़ साहब के लिए नजम सेठी ने ट्वीट किया कि जनाब ये जो है वो रिजीम चेंज हो गई है, जो भी उन्होंने लिखा था मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। कोई रात को कोई 12 साढ़े 12 बजे उनका 2 बजे पता नहीं ट्वीट आया था उसमें। और अभी भी जो है उन्होंने ये ट्वीट किया कि जनाब मैं जो है वो दो पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में कोई ऐसे वजह इख्तलाफ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये इतनी क्या बड़ी बात है इस पीसीबी में कि जनाब पॉलिटिशियंस भी चाहते हैं कि इस पे हमारा ही होल्ड हो। ये क्या गेम है? दरअसल ये खेल पैसे का है इरफान असगर साहब। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अगरचे तनख्वाह नहीं लेता, लेकिन जो उसको पर्क्स मिलते हैं आप हैरान हो जाएंगे। जब गैर मुल्की दौरों पर जाता है तो $750 डेली अलाउंस लेता है। और उसके अलावा 7 स्टार होटल में ठहरना, बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना, बहुत सारी फैसिलिटीज। और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद कोई हाइप वाली पोस्ट है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की बड़ी फूफा होती है। तो इसीलिए लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं। ये सोने की चिड़िया है। अगर एक चिड़िया तो उड़ गई है नजम सेठी साहब की, लेकिन उसके बावजूद ये सोने की चिड़िया है। और यहाँ पर इतना पैसा है, इतना पैसा है
कि जो भी आता है फिर वो अपने मंजूर नजर लोगों को लगाता है, अपनी टीम लाता है। और फिर जब से पीएसएल शुरू हुई है उसके बाद से तो इसका चार्म ही बढ़ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने फूफा हो उनकी, पीएसएल वो कराते हैं। तो ये सारा मसला पैसे का है इरफान साहब। तो ये ज़का अशरफ साहब और उसके साथ जो है वो नजम सेठी साहब, इनकी आपस में चपलिश चल रही है। पहले ज़का अशरफ साहब, फिर नजम सेठी साहब, ये सारी गेम चलती जा रही है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी क्या ऐसा था कि नजम सेठी साहब जो है सिर्फ इतने काम के लिए आए थे, उन्होंने इलेक्शन करवाने थे और उसके बाद जो फैसला होना था, ये बाय द बुक चल रही है चीज़ें या कोई सरप्राइज एलिमेंट इसके अंदर आया है? देखें, जब गुज़िश्ता साल अप्रैल में इरफान साहब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो लोगों ने ये तस्वुर कर लिया था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आ चुके हैं, रमीज राजा की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन रमीज राजा ने लाहौर में एक आला शख्सियत के समधी से राब्ता किया और फिर उसके बाद उनकी सिफारिश पर उन्हें काम करने की इजाजत दे दी गई। तो अप्रैल में जब हुकूमत आई थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी कि रमीज राजा रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन वो काम करते रहे। जब उनका काम काफी उनका हो गया और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गए, तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम साहब को मौका मिला, क्योंकि सिफारिश बाजवा साहब की थी कि इनको काम करने दिया जाए। टेस्ट क्रिकेटर है, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, दुनिया में इनकी आवाज सुनी जाती है, जानी जाती है। फिर क्या हुआ कि हुकूमत को ये ख्याल आया, नजम सेठी साहब काफी अरसे से, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, जब से वो इन कोशिशों में मसरूफ थे, क्योंकि उन्हें गिला था कि जुलाई 2018 में इमरान खान ने उन्हें जो है वो हटाने का ट्वीट जारी कर दिया था और उसके बाद सेठी साहब ने खुद रिजाइन किया था। ये दूसरी मर्तबा उन्होंने रिजाइन किया है। तो सेठी साहब ये चाहते थे कि मुझे एक और मौका मिले, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो पीएसएल है वो सेठी साहब का एक लगाया हुआ पौधा है। इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। तो हुआ ये कि सेठी साहब को हटाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मैनेजमेंट कमेटी 13 रुकनी कायम की गई 22 दिसंबर 2012 को। और उस कमेटी के जिम्मे ये काम सौंपा गया कि आपने क्या करना है कि इलेक्शंस कराने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और आइन 2014 का बहाल करना है। क्योंकि इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने रीजनल क्रिकेट, डिपार्टमेंटल क्रिकेट सबको खत्म करके सूबाई एसोसिएशन की टीमें बना दी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सेठी साहब को 4 महीने का वक्त दिया। लेकिन सेठी साहब के साथ जो लोग आए थे, मैं नाम लूंगा, शकील शेख साहब, जिन्होंने मनूवरिंग शुरू की क्लब क्रिकेट की कि फलाने क्लब के सदर को बदल दिया जाए, हम इलेक्शन जीत जाए, फिर हम कानूनी तरीके से आगे आ जाए। 4 महीने के वक्त में इन्होंने, बजाय इसके कि ये इलेक्शन कराते, ये इन्हीं चक्रों में फंसे रहे। और फिर आखिर में इनको ख्याल आया तो इन्होंने, जो आईपीसी मिनिस्ट्री है, उसने 2 हफ्ते का इन्हें टाइम मजीद दिया था। लेकिन वजीर आजम की सिफारिश पर इन्हें 2 महीने का टाइम दिया गया। तो जब उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते, उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी जैसी सूरत हाल अभी है कि जरदारी साहब ने कहा कि मेरा आदमी आएगा। उसकी वजह ये आप जानते हैं, तारिक मलिक साहब जो नादरा के चेयरमैन थे, उनको हटाने के लिए कहा नून लीग ने, जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, उनको ना हटाया जाए। लेकिन चूंकि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो ये तय हुआ था कि जिसकी वजारत होगी उसी की वजारत के अंडर जो महकमे आएंगे उनके सरबराहान का तकर्रुर वही वजीर करेगा। अब चूंकि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है और ये नादरा उनके अंदर अंडर आता है वजारत दाखिला के, तो वो चाह रहे थे तारिक मलिक साहब को हटाया जाए। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन बिर आखिर तारिक मलिक साहब इस्तीफा देकर चले गए। जब वो चले गए तो जिसे कहते हैं उसके बरक्स उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है, हमारी बात नहीं मानी गई, अब हम आपकी बात भी नहीं मानते, हमारा चेयरमैन होगा। और ज़का अशरफ के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं आसिफ जरदारी साहब से, उनको ये गिला है कि उन्हें 1 साल 17 महीने तक सिर्फ काम करने दिया गया, 3 साल का टेन्योर था। तो ये जंग वहां से शुरू हुई। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि पैटर्न इन चीफ जो है वो वज़ीर आज़म है, लेकिन वज़ारत जो है वो दूसरी है, कोई जो किसी और वज़ारत के अंडर आते हैं, जो वज़ीर आज़म के अंडर वज़ारत नहीं आती, जो पीडीएम का जो जो पूरा सेटअप है उसके तहत। ये क्या गेम है, ये क्या चक्कर है? देखिए, जब 18वीं तरमीम आई इरफान साहब, तो पहले तो वजारत खेल हुआ करती थी, वफाकी वजारत खेल, तो उसको खत्म किया गया और उसको खत्म करके बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत कायम की गई, जो तमाम सूबों के दरमियान हारमोनी को क्रिएट करेगी, उसको प्रमोट करेगी। और साथ ही साथ उसे कहा गया कि आप खेलों को भी देखेंगे। अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वजारत बैनुल सूबाई राब्ता का एक नुमाइंदा जो सेक्रेटरी होता है, को ऑप्टेड मेंबर के तौर पर गवर्निंग बोर्ड में बैठता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उनके अंडर आए ना। तो इसलिए वजारत बैनुल सूबाई राब्ता और नोटिफिकेशन, जो भी अगर वजीर आजम किसी को रेकमेंड करते हैं या, तो नोटिफिकेशन की कंफर्मेशन यहां से जाती है आईपीसी मिनिस्ट्री से। तो वही ओके। कहानी चल रही है कि आईपीसी, जी, आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर।
अभी आपको आगे क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि ये सिचुएशन तो बड़ी ऑड सी होती जा रही है। यहाँ पे तो ये मसाइल भी आ रहे हैं कि अभी हमने एशिया कप के लिए जाना है। उससे पहले जो है एक और मसला भी आ रहा है कि हम लोगों ने जो है वो एक 2 टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए श्रीलंका भी जाना है। तो ये क्या बनेगा? मतलब यहाँ पे म्यूज़िकल चेयर ऐसे चलती रहेगी और हमारी जो टीम है वो ऐसे ही कन्फ्यूज़ फिरती रहेगी, क्या बनेगा? देखिए इरफान साहब, अब सेठी साहब का जब टेन्योर खत्म हो गया, उन्होंने एक ट्वीट तो कर दिया। रात गए उमूमन ट्वीट करते हैं। आपने पहले भी कहा कि रमीज राजा को हटाने का और खुद बनने का ट्वीट भी उन्होंने किया कि मैं बन गया हूँ। अब भी परसों उन्होंने रात गए ट्वीट किया कि मैं छोड़ रहा हूँ। अब मसला ये है कि सेठी साहब ने तो ट्वीट कर दिया, लेकिन अगले दिन कल उन्होंने एक इजलास बुला लिया क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का, जिसका टेन्योर खत्म हो चुका था। और उस इजलास में क्या चालाकी की गई, उनके मुशीर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने 4 जो है वो रीजन्स, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर, उनको कहा कि ये पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड के मेंबर होंगे। हालांकि अभी मुकम्मल इंतखाबात नहीं हुए हैं जो रीजन्स के, एसोसिएशंस के। अभी मुल्तान का नहीं हुआ, सियालकोट का नहीं हुआ, एबटाबाद का नहीं हुआ, लेकिन एक जल्दी में उन्होंने 4 जो रीजन्स को रख लिया गवर्निंग बोर्ड में, और 4 इदारों को जिन्होंने अभी तक अपनी टीमें नहीं बनाई है, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, सुई सदर्न गैस, उसके अलावा वापडा और केआरएल, यानी कि 8 अरकान पर मुश्तमिल उन्होंने अपना गवर्निंग बोर्ड कल तश्कील दे दिया था। लेकिन आईपीसी मिनिस्ट्री ने उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि डी नोटिफाई कर दिया था ये सारी चीजों को। अब गेम ये चली कि अगर ये 8 लोग आ जाएंगे, और 2 नाम गए वजीर आजम साहब की तरफ से, एक जका अशरफ और एक मुस्तफा रमदे का, जो जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे के साहबजादे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो अब गेम ये चला कि 2 वो आ जाएंगे, 8 ये। आज इन 8 में से इनके 6-7 इनके अपने थे। तो ये कहते कि जी इलेक्शन करा ले। अगर ये इलेक्शन कराते, मुस्तफा रमदे जीत जाते, तो कहानी इन्होंने बड़ी टेढ़ी कर दी, और आसिफ जरदारी की बात भी रह जाती कि साहब हमने तो नाम भिजवा दिया था, अब गवर्निंग बोर्ड के अरकान पर मुश्तमिल है कि वो किसको मुंतखब करते हैं, जमहूरी हुकूमत में। तो ये गेम चल रहा था, लेकिन डी नोटिफाई कर दिया आईपीसी मिनिस्ट्री ने इन चीजों को। और अब देखें आया, अगर डी नोटिफाई किया, इनमें से कोई आया अदालत से रुजू करता है या नहीं। क्योंकि अभी फिलहाल आर्जी तौर पर अहमद फारूक शहजाद राना, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पीसीबी के आइन के तहत, वो कायम मुकाम चेयरमैन है। अब देखते हैं कि कोई अदालत में जाता है या बकिया इंतखाबात कराकर और शहजाद राना साहब, और फिर जो है एक नया गवर्निंग बोर्ड तश्कील दिया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं सर, उसके बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ जो है वो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब इस वक्त हैं, और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से हम पूछेंगे, ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आमिर सुहेल साहब ने कोई लीगल डॉक्यूमेंट भेजा है, कोई लीगल नोटिस भेजा है कि ये जो कमेटी है ये काम ना करे। ये आमिर सुहेल साहब की क्या गेम है, ये भी काइंडली बताइएगा सर। इरफान साहब, आमिर सुहेल साहब जका अशरफ उन पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, और आमिर सुहेल साहब ने ये जका अशरफ साहब को बताया था कि हम अदालत में चले जाते हैं कि ये क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी को काम करने से रोका जाए, और इसलिए उन्होंने एक अदालत में दरखास्त दायर की कि जनाब इनको काम करने से रोका जाए। लगता है उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था, या उनको कहीं से पता चल गया था कि क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के अरकान जो है कुछ गड़बड़ करके, सेठी साहब के जो मुशीर हैं वो कुछ गड़बड़ करके गवर्निंग बोर्ड का तकर्रुर करने जा रहे हैं। इसलिए आमिर सुहेल साहब अदालत चले गए। अब उसकी हियरिंग नहीं हुई है, लेकिन वो जका अशरफ के काबिल एतमाद साथियों में शुमार होते हैं। लेकिन ये पहले भी पीसीबी का हिस्सा रहे हुए हैं। ये वही टाइम था जब ज़का अशरफ साहब थे, या उससे कोई आगे पीछे का कोई और टाइम था? ये कौन सा टाइम था जब आमिर सुहेल साहब भी पीसीबी का हिस्सा थे? ज़का अशरफ साहब का टाइम था क्या? ये दोबारा से ये लाइज ऑन बन रहा है या क्या सूरत हाल है? जका अशरफ का तो नहीं, ये शुरू हुए तौकीर जिया के दौर से। ओके। तौकीर जिया के दौर में आमिर सुहेल साहब चीफ सेलेक्टर थे। फिर उसके बाद इनके तनाज़ात हुए, चूंकि वसीम अकरम के लिए इमरान खान कहते थे वसीम अकरम प्लस वजीर आला हमारा है, तो वसीम अकरम एंड कंपनी आमिर सुहेल को पसंद नहीं करती थी। उन्हें कमेंट्री से रोका गया, कमेंट्री नहीं करते थे टीवी पर, और उन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। जका अशरफ का जो गुज़िश्ता दौर था, उसमें भी आमिर सुहेल को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। एक वक्त था आमिर सुहेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी के सरबराह थे, चीफ सेलेक्टर भी रहे। लेकिन फिर उसके बाद जो वसीम अकरम लॉबी थी वो तगड़ी थी, उन्होंने आमिर सुहेल को बाहर कर दिया। अब आप देखें ना, वो पाकिस्तान में कमेंट्री नहीं करते, अब उन्हें कमेंट्री मिलती है श्रीलंका में मिलती है, या कहीं और बाहर जाकर करते हैं। तो ये जंग चल रही थी। अब आमिर सुहेल के लिए मौका आया कि जका अशरफ ने उन्हें बुलाया कि आप मेरा साथ दें,
क्योंकि उन्हें भी तो क्रिकेटर्स की जरूरत है ना इरफान साहब, तो इसलिए आमिर सोहेल उनके साथ होंगे। लेकिन अभी तो सारी जो बातें मैं सुन रहा हूँ, जो चीज़ें देख रहा हूँ, वो तो ये है कि आमिर सोहेल साहब जो है अपने आप को इससे बिल्कुल डिस्टेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब नहीं, मेरा इसमें पीसीबी की मैनेजमेंट में कोई नहीं, मैं दोबारा से कमेंट्री करूंगा, अभी जो श्रीलंका का दौरा होगा उस पर भी जाऊंगा, कमेंट्री करूंगा, सारा कुछ करूंगा। लेकिन वो ये चीज़ मानने को भी तक तो तैयार नहीं है कि भाई आई विल बी अ पार्ट ऑफ पीसीबी अगेन। आप क्या कहते हैं बिल्कुल इस पर? उनको, बिल्कुल आपने सही कहा, वो एक एडवाइजर कैपेसिटी में एडवाइस कर सकते हैं या कंसल्टेंसी की सूरत में कर सकते हैं। मेरी कल उनसे खुद बात हुई, उनका फोन आया था, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये लोगों ने उड़ा दिया है कि आमिर सोहेल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाहता है। हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह अभी खाली हो जाएगी, फैसल हसनैन साहब का जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आमिर सोहेल का ये कहना है कि मुझे क्रिकेट कमेंट्री में पैसे मिलते, और अगर अब ज़का अशरफ चेयरमैन होंगे तो उन्हें पाकिस्तान में भी यकीनन कमेंट्री मिलेगी। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी कमेंट्री छोड़कर आना नहीं चाहता, क्योंकि कोई पता नहीं, स्टेबिलिटी तो है नहीं। खुद आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कब कौन सा चेयरमैन आ जाए, जिस तरह हम लोग कपड़े बदलते हैं इस तरह चेयरमैन बदले जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो इसलिए वो जरा मोहतात है कि कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। तो जो हमने पहले देखा कि जनाब जब आए थे नजम सेठी साहब और उन्होंने आके जो है पूरा एक रिजीम चेंज टाइप सिचुएशन की थी, उन्होंने सारे जो सिलेक्टर्स थे, सारी कमेटी, सब लोग चेंज किए थे उसमें, सिलेक्शन कमेटी का, कोचेस ये वो सब। अब आप क्या देख रहे हैं? फॉरेन कोचेस भी आ रहे थे, पूरी तरह नहीं आ रहे थे, लेकिन जो कुछ भी है उनसे बात चल रही थी। सो वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ? देखिए, अगर ज़का अशरफ चेयरमैन आते हैं तो मेरे ख्याल में अब ये देखना पड़ेगा कि मिकी आर्थर, उसके अलावा ग्रांट ब्रैडबर्न और मॉर्नी मॉर्कल, इनसे क्या मुआहिदा किया गया है। क्योंकि मिकी आर्थर तो डर्बीशायर के हेड कोच है, वो तो यहाँ पर डायरेक्टर और कंसल्टेंट आ रहे थे, फिर उन्होंने अपने बंदे ग्रांट ब्रैडबर्न को जो हेड कोच बनवा दिया, फिर वो अपने साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर मॉर्नी मॉर्कल को ले आए। तो अब ये मुआहिदा देखना पड़ेगा इरफान साहब के, क्या उन्होंने इस तरह का मुआहिदा किया है कि अगर उनको वक्त से पहले निकाला जाए तो कितने महीने की तनख्वाह उन्हें दी जाएगी, या मुआहिदे में ये शामिल है कि 1 साल की तनख्वाह आप देंगे अगर जब भी आप निकालेंगे। तो वो मुआहिदा देखना पड़ेगा। अभी ज़का अशरफ साहब ने तो चार्ज नहीं दिया है, आगे जाकर क्या करते हैं ये देखिएगा। क्योंकि अगर ज़का अशरफ साहब के मुशीर आमिर सोहेल साहब हैं, तो आमिर सोहेल साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने उनके साथ डिस्कशन होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो पता चलता है कि वो तो बहुत ज़्यादा रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो करते हैं और इसका मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के जिक्र भी करते हैं कि यार नहीं, ये लोकल कोचेज़ होने चाहिए, इंटरनेशनल कोचेज़ हैं वो नहीं होने चाहिए, यहाँ के अपने कोचेज़ होने चाहिए। तो क्या ये चीज़ चेंज होगी? क्या इस तरह से आएगा? ये भी तो हो सकता है, अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट्स आप कह रहे हैं कि एडिड हैं कि कम से कम कोई 1 साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, तो इनको कंटिन्यू करा लें 1 साल के लिए, क्या ये ऑप्शन भी होगी? आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या देंगे इस पे? देखिए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हजारों डॉलर से नुकसान होगा तो फिर इनको कंटिन्यू कराकर इनके साथ एक लोकल आदमी को जरूर लगाया जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है कि जब चाहे निकाल दो, तो वो कहेंगे ठीक है निकाल दो इनको। लेकिन अभी देखना पड़ेगा। अब सेठी साहब माशाल्लाह, अभी उन्होंने 20 मई को अपनी 75वीं सालगिरह मनाई। उन्होंने जो चीफ सिलेक्टर रखा है हारून रशीद, वो माशाल्लाह 70 साल के हो गए और चौथाई सदी से ज्यादा अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वाबस्ता रहे। तो अब देखते हैं तब्दीलियां क्या आती हैं। अब देखें आप, इतनी जल्दी थी, हारून रशीद साहब ने टीम का ऐलान कर दिया। टीम को 9 जुलाई को श्रीलंका रवाना होना है 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमल सीरीज में शिरकत के लिए। लेकिन उन्होंने पहले ही टीम का ऐलान कर दिया, जबकि उस वक्त तक वेन्यूज का ऐलान नहीं हुआ था। दुनिया भर में अगर टीम का ऐलान किया जाता है तो वेन्यूज की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया जाता है। कल वेन्यूज का ऐलान हुआ कि पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस गौल और कोलंबो में खेले जाएंगे। तो हारून रशीद साहब की नशिस्त पर भी सवालिया निशान है। और भी बहुत सारी चीजें की हैं, शकील शेख साहब ने बहुत सारी चीजें की हैं। आप तो इस्लामाबाद में रहते हैं, आप जानते होंगे कि इस्लामाबाद की वो माशाल्लाह से किंग है। तो उन्होंने जो जो चीजें की है वो अब सब मुझे अनड्यू उनको अनडन किया जाएगा। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, ये नजम सेठी के क्रेडिट पे जो है बहुत दो चीज़ें बहुत अहम हैं, और तीसरी चीज़ भी शायद मैं उसका जिक्र करूं तो आप उस पर शायद सेकंड करेंगे। एक तो ये कि जो क्रिकेट को रिवाइव किया, वापस पाकिस्तान में लेके आया, क्रिकेट कम होम्स के हिसाब से, वो एक किया उन्होंने, जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पे आई, ये सारा कुछ हुआ। उसके अलावा एक और ये जो जाहिर बात है, जो पीएसएल है, बहुत बड़ा वेंचर शुरू हुआ, उसमें रमीज़ राजा साहब ने कोशिश की कि जूनियर लीग और वुमेंस लीग शुरू की जाए, लेकिन जूनियर लीग जो है वो बहुत बड़ा बैकफायर हुआ और वुमेंस लीग जो है वो नहीं हो पाई उस तरह से जैसे वो प्लान कर रहे थे। 1-2 मैचेस हुए नईम सेठ साहब के दौर में, लेकिन वो नहीं हो पाए। ज़का अशरफ साहब के टाइम पे भी इस किस्म के सॉलिड हैवी बड़े इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए गए थे कोई? देखिए इरफान असगर साहब, अगर हकीकत की निगाह से देखें तो ब्रेन चाइल्ड जो है ये ज़का अशरफ का है, पीएसएल। ओके। क्योंकि मैं खुद था,
हाँ, 2013 में लाहौर के एक्सपो सेंटर में एक तकरीब मुनक्किद हुई और उस तकरीब में पाकिस्तान सुपर लीग के लोगों की तकरीब रूनुमाई की गई। ज़का अशरफ मौजूद थे, उस वक्त पाकिस्तान के जो कप्तान थे मिसबाह उल हक मौजूद थे, और ज़का अशरफ इस आइडिया को अमली जामा पहनाने के लिए आईसीसी के जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव थे हारून लोरगाट, उन्हें पाकिस्तान लेकर आए और उनको गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में एक दफ्तर दिया कि आप इस पर काम करें। वो काम हो रहा था, लोगो भी अनवील हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, ज़का अशरफ साहब चले गए। जब ज़का अशरफ साहब चले गए और नजम सेठी आए तो कुछ अरसे के लिए वो काम रुक गया। फिर नजम सेठी ने उस आइडिया पर काम शुरू किया और शुरू जो है, जब 2016 में पहली पाकिस्तान सुपर लीग हुई तो वो नजम सेठी साहब के दौर में हुई, और इसका क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि इब्तिदाई दौर में बड़ी मुश्किलात थी। टीमें लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे और लोगों को शुबा था, डर था कि आया ये कामयाब होगी या नहीं, स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस वक्त इसको अमली जामा पहनाया, प्रैक्टिकली पाकिस्तान सुपर लीग को मुतारिफ कराया, जिसकी वजह से अब ये पाकिस्तान का ब्रांड बन गया है। और रमीज राजा ने जो जूनियर प्रीमियर लीग शुरू की थी जेपीएल, वो उसका वो बैकफायर कर गई, तो वो उनका डिसक्रेडिट था या क्या कहेंगे आप उसके बारे में? यकीनन वो डिस्क्रेडिट था। अब आप छोटे बच्चों को जो अंडर 19 लेवल के, आप उनको T20 क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। क्रिकेट का असल हुस्न तो मार्च 1877 से क्रिकेट हो रही है इरफान साहब। आप देखें कि 146 बरस से हो रही है और उसका असल हुस्न तो टेस्ट क्रिकेट है। और बच्चों को ग्रास रूट लेवल पर अगर हम इसमें लगा देंगे, पैसा मिलेगा, T20 खेलो, आड़े तिरछे स्ट्रोक खेलो, तो क्या होगा? तो ये बैकफायर इसलिए भी हुआ कि पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत लगा दिए थे जूनियर पाकिस्तान जूनियर लीग पर, और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और हम गैर मुल्कियों को भी लाए, सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए। जावेद मियादाद को भी 1 करोड़ रुपए मिले, शाहिद आफरीदी भी थे, शोएब मलिक भी थे, इमरान ताहिर भी थे, सर विवियन रिचर्ड्स भी थे, उसके अलावा न्यूजीलैंड के भी कुछ 2-3 थे। तो इस उनको पैसे भी दिए गए, लीग भी नाकाम हो गई, तो डिस्क्रेडिट तो यकीनन रमीज राजा को जाएगा। और अब जो नईम सेठी साहब कह रहे थे कि जनाब मैं जो है वो 6 से 8 टीमें कर लूँगा और अपना जो है वो वेन्यूज़ भी बढ़ाऊँगा, बाकी मुल्तान के अलावा बाकी जगहों पे भी मैचेस होंगे। और वो स्टेडियम्स पे भी बड़े इंटरेस्टेड थे कि स्टेडियम्स के पास होटल्स बनने चाहिए, चीज़ें होने चाहिए। ये सारा कुछ उन्होंने आते हुए कहा था, और वो अगर जो हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो गो गेटर हैं, वो काम निकाल भी लेते हैं, तो उस सिलसिले में क्या अब आगे कोई पेशरफ नज़र आ रही है? देखिए, अभी फिलहाल तो कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। नजम सेठी साहब ने जरूर कहा था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बज़ाहिर अब इन हालात में बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आपने पहला पोर्शन क्या था आपके सवाल का इरफान साहब? मैं यही था कि रमीज राय साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन चीज़ों पे ज़्यादा काम नहीं किया था, लेकिन नजम सेठी साहब जो है वो 6 टीमों के बाद 8 टीमों की बात कर रहे हाँ, थे कि नेक्स्ट पीएसएल में हाँ, 8 टीमें हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए पीएसएल में जो मुआहदा हुआ है ना, इनका जो 6 फ्रेंचाइजीज थी, उसको देखना पड़ेगा कि कितने अरसे के बाद मजीद कोई टीम शामिल की शायद जाएगी। 10 साल पहले का जो 5। 10 साल का शायद हाँ, था शायद। तो अभी तो 2026 तक ना, तो अगर उससे पहले आप टीमें कैसे आप शामिल कर सकते हैं? 2016 में लीग शुरू हुई तो उसमें इन्होंने एक टीम और बाद में ऐड की, ऐड की थी। मुल्तान सुल्तान्स की, आपको याद होगा। लेकिन फिर उसके बाद अभी जो वो रेजिस्ट करेंगे ना, जो फ्रेंचाइजीज है, वो कहेंगे कि जनाब आली, अगर आप 2 टीम बढ़ा रहे हैं तो उनको स्पॉन्सरशिप के लिए बड़ी मुश्किल होगी फ्रेंचाइजीज को जाकर, और फिर 2 टीमें आ जाएंगी तो पैसे का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सारी चीजें, इन पर प्रैक्टिकली काम करना था। कह तो दिया था सेठी साहब ने, और लोग भी ये चाह रहे थे क्रिकेट से रिलेटेड कि कम से कम 8 टीमें हो। भारत में देखे ना आप, आईपीएल में 10 टीमें हुआ, तो हमारे यहाँ भी अभी होनी चाहिए थी तादाद, लेकिन इट वाज टू अर्ली। और बाज लोग तो ये कह रहे थे, आप देखें ना, लोगों की जबान नहीं बंद कर सकते। बाज लोग तो ये कह रहे थे कि चूंकि 2 फ्रेंचाइजीज ऐड होंगी तो उसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व होगा, और जो अगर उनको लाया जाएगा तो लाने वाले को भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा। तो ये सब चीजें तो मार्केट में जबान जद-ए-आम थी ना। एक और बड़ी बात जो इस मौके पे हुई, वो ये बात हुई कि प्रॉब्लम चल रही थी कि एशिया कप पाकिस्तान में होना है या नहीं होना, या इंडियन टीम ने पाकिस्तान में आना है या नहीं आना। वो एक जो डिस्प्यूट जो रमीज़ राय साहब के दौर से चला आ रहा था, वो किसी हद तक इन्होंने मॉडरेट किया, और कुछ लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। मुझे ज़रा पूरी कहानी बताइए ये कि ये किस तरह से सिचुएशन हुई, और ये अब हम किस अपने एशिया कप के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, इस हवाले से दो आ रहा है। जो कहते हैं कि नजम सेठी से हमने बड़ा अच्छा किया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ गया।
दरअसल जब एशिया कप का की तारीखों का ऐलान हुआ था, पाकिस्तान में 15 बरस से एशिया कप नहीं हुआ है। 2008 में आखिरी एशिया कप हुआ था। तो उस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है जय शाह, जो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे, उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि जनाब अली, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। और फिर उसके बाद से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, कोशिशें हुई कि भाई भारतीय, लेकिन चूंकि भारत ने कंट्रोल किया हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल पर, अफगानिस्तान उनके साथ है, श्रीलंका उनके साथ है, बांग्लादेश उनके साथ है। तो चार ममालिक, अगर पांच में से टेस्ट प्लेइंग फोर नेशंस एक साथ हैं, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हुई। उन्होंने वहीं से आगाज कर दिया। फिर अब उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान ने रीजन दिया और बिल्कुल सही जेन्युइन हमारी रीजन थी कि आप आकर देखें, इंग्लैंड आकर चली गई, ऑस्ट्रेलिया आकर चली गई, न्यूजीलैंड आकर चली गई, साउथ अफ्रीका ने यहाँ आकर खेला, तो दुनिया की कौन सी ऐसी टीम है सिवाय भारत के जो पाकिस्तान में आकर न खेली हो। और पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते, लेकिन चूंकि वो इंतहा पसंद हुकूमत है, उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। जब ये बात इतनी आगे बढ़ गई तो फिर नजम सेठी साहब ने एक हाइब्रिड मॉडल पहले पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो भारत के जो मैचेस हैं इस एशिया कप के, वो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करा देते हैं और पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराते हैं। लेकिन भारत ने चूंकि दीगर ममालिक को ये कन्विंस किया हुआ था कि नहीं, ऐसा नहीं होने देना, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर पाकिस्तान ने तजवीज पेश की कि मुत्तहदा अरब अमारात में इसके मैचेस कराए जाएं, लेकिन भारत ने मना कर दिया। बांग्लादेश ने कहा गर्मी बहुत होगी, हालांकि 2008 का एशिया कप और फिर 2021-22 का एशिया कप वो तो वही हुआ था दुबई में। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि उसके बाद जब सारी ये चीजें हो गई, तो फिर नजम सेठी साहब ने एक और हाईब्रिड मॉडल दिया। और वो हाईब्रिड मॉडल जो था, उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान में 4 मैचेस करा दें, टोटल 13 मैचेस थे, और बकिया मैचेस जो है वो आप करा दें कहीं किसी न्यूट्रल वेन्यू पर। तो उस पे भारत ने कहा कि जी, अगर न्यूट्रल वेन्यू होगा तो श्रीलंका होगा, क्योंकि श्रीलंका में जो था वो आपको पता है माली बहरान आया, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था, तो वो कहते हैं कि हम श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड की मदद करना चाहते हैं। अब उसमें बात चलती रही, हाइब्रिड मॉडल, फिर भारत फैल गया कि नहीं जी, पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका में कराया जाए। तो फिर उस पर बातचीत हुई। तो अब जो आईसीसी के चेयरमैन थे ग्रेगरी बार्कले, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, ये दोनों पाकिस्तान आए और इन्होंने बात की, क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी दे दी थी कि अगर एशिया कप में हम नहीं होता है, हम हमारे यहाँ नहीं होता, तो हम वहां जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो वहां पर ये डील हुई इरफान साहब कि ठीक है, आप वर्ल्ड कप खेलने जाएं, आपका हाइब्रिड मॉडल मंजूर करते हैं, जो 4 मैचेस पाकिस्तान में, और वर्ल्ड कप में आपको जाना होगा, वो आईसीसी का इवेंट है। तो फिर वहां भारत की बात तो मानी गई, लेकिन वहां एक चीज पाकिस्तान के हिस्से में जरूर आई कि पाकिस्तान में एशिया कप के कुछ मैचेस होंगे। तो ये फायदा हुआ पाकिस्तान में। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद यहीं से सर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और बड़ी बात है कि नजम सेठी साहब ने किसी तरह से जो है ये एशिया कप के 4 मैचेस जो है यहाँ पे पहुँचा दिए। अब हम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से ये पूछेंगे कि बेग साहब, ये कौन से 4 मैचेस हैं और ये कब होंगे और क्या सूरत हाल बनेगी इनसे? आगे को नज़र आ रहा है कि हम अभी ये जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आनी है 2025 में, उसका क्या बनेगा? मतलब ये कोई अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे हमें। बिल्कुल आपने सही कहा, हालात अच्छे नहीं, लेकिन जो 4 मैचेस होंगे, एक तो 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप होगा। और एशिया कप के इब्तिदाई 4 मैचेस जो है पाकिस्तान में, ब्रॉडकास्टर्स चूंकि स्टार स्पोर्ट्स है, तो 4 मैचेस जो होंगे उनमें क्या है, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, और पाकिस्तान वर्सेस नेपाल। ये 4 मैचेस यहाँ होंगे। और उसके बाद फिर टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाएगा श्रीलंका। और चूंकि 2 ग्रुप्स बनाए गए, एक ग्रुप में पाकिस्तान, भारत और नेपाल है, और एक ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। तो अगर अब वो ग्रुप से भी 2 टीमें आएंगी, इस ग्रुप से भी 2 टीमें आएंगी, यानी सुपर 4। तो जब सुपर 4 के मुकाबले होंगे, वो सारे के सारे श्रीलंका में होंगे। और फाइनल पाकिस्तान पहुंचे न पहुंचे, अगर पाकिस्तान पहुंचता और फाइनल पाकिस्तान में होता तो यकीनन बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सारे मैचेस वहां होंगे। ये तो एशिया कप की सूरत हाल हो गई। अब आप दूसरा सवाल आपका क्या था इरफान साहब, वर्ल्ड कप से रिलेटेड? नहीं सर, वर्ल्ड कप से रिलेटेड नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि इसके बाद जो है एशिया कप तो हो गया, ये तो 2023 की चीज़ थी, लेकिन चैंपियंस, हाँ, 2025 में हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी भी थी, वो भी पाकिस्तान में आनी थी, उसका क्या बनेगा? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है, एशिया कप एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। आईसीसी के इवेंट में दुनिया के तमाम ममालिक आते हैं। अगर फर्ज कीजिए भारत नहीं आता पाकिस्तान, तो वो पॉइंट्स फोरफीट करेगा।
क्योंकि आईसीसी ये कहेगा कि आपको जाकर खेलना है। भारत यकीनन ये तौजीह पेश करेगा कि हमारी हुकूमत जो है हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रही, लेकिन चूंकि आईसीसी का इवेंट है, हजारों डॉलर्स मिलते हैं बल्कि लाखों डॉलर्स मिलते हैं, तो इसलिए कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी। और अब तो इलेक्शन होने वाले हैं भारत के एक सूबे में, आपने देखा कि बीजेपी हार भी गई है। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल होती है, अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं रहती, आने वाली कोई हुकूमत होती है, क्या उसका इंतहा पसंदाना रवैया और ये रवैया रहता है या नहीं, या वो इजाजत देती है या नहीं देती। तो ये तो अभी हुनूस दिल्ली दूर है, अभी 2 साल है, लेकिन अभी उम्मीद तो है कि पाकिस्तान में बेहतर अंदाज से चैंपियंस ट्रॉफी होगा। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है कि आपने जैसे बताया कि जय शाह जो है वो भी एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही है, लेकिन स्टेबल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है कि काफ़ी अरसे से वो लोग चले आ रहे हैं। जय शाह मेरे ख्याल इट्स बीइंग एजेस, कब से हैं जय शाह वहाँ पे बीसीसीआई के बिल्कुल चेयरमैन? आपने, नहीं बीसीसीआई का वो सेक्रेटरी है सेक्रेटरी, सॉरी, जयशा। उस सेक्रेटरी, जी हाँ, जी। उससे पहले अनुराग ठाकुर थे, उनका ताल्लुक भी भारतीय जनता पार्टी से है, वो भी सेक्रेटरी थे। और फिर अनुराग ठाकुर इस वक्त भारत के वजीर खेल बन चुके हैं। और जय शाह जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। लेकिन जय शाह के दौर में सौरव गंगोली भारतीय बीसीसीआई के सदर रहे, फिर उनकी थोड़ी गंगोली से खटपट हो गई, जिसकी वजह से वो अब रॉजर बिनी जो है, जो 82 का वर्ल्ड 83 का वर्ल्ड कप भारत जीता था उसकी विनिंग टीम के मेंबर थे, वो अब बीसीसीआई के सदर है। लेकिन वहां पर जिस तरह हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती है कि अदालतों में चले जाए, ये हो जाए, एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दे, ऐसा वहां नहीं है, स्मूथली चल रहा है। श्रीलंका में भी होती है पॉलिटिक्स, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सबसे नंबर 1 है, इरफान साहब। तो वर्ल्ड कप में आपको क्या लग रहा है, वर्ल्ड कप में जब पहुंच रहा है तो पाकिस्तान ने डिसाइडेड कि पाकिस्तान जा रहा है? अभी भी कल परसों भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? जो लोग ये बात कर रहे हैं वो पूरे सेंसिबल नहीं है, उनको पूरा ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है। ये क्या सूरत हाल है इसकी? वर्ल्ड कप इंडिया में जाके पाकिस्तान ने खेलना और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी वहाँ पर होना, क्या सूरत हाल बनेगी? कल इससे पहले भी हम वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप हम खेले, सेमीफाइनल मोहाली में हार गए। 2016 का टी20 वर्ल्ड कप शाहिद आफरीदी की कप्तानी में हम भारत में जाकर खेले, जिसको याद होगा उस वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज जीता था, कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स को छक्के लगा दिए थे, 4 छक्के आखिरी ओवर में। वर्ल्ड कप पे तो हम जाकर खेले, लेकिन अब ये हुकूमती सतह पर इस बात का फैसला होगा। पाकिस्तानी हुकूमत थोड़ी सी नर्म है भारत के मुकाबले में कि ठीक है, खेलों में सियासत को न डाला जाए और जाकर खेला जाए। पहले भी 2016 में इजाजत दी गई थी ना पाकिस्तान को भारत जाकर खेलने की। लेकिन अब जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 का, इस वर्ल्ड कप पे भारत की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है 15 अक्टूबर को, वो मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब नजम सेठी थे तो उन्होंने रेजिस्ट किया था कि गुजरात में हम नहीं खेल सकते, इंतहा पसंदी है वहां। और इससे पहले आईपीएल के फाइनल में या दीगर मैचेस में भी जो तमाशाई थे वो इतने होस्टाइल थे कि वो नट बोल्ट्स खिलाड़ियों पर मार रहे थे लोहे के। तो पाकिस्तान को ये डर था कि एक अजीब टेंशन की फजा होगी। और इस स्टेडियम में दुनिया में सबसे ज्यादा तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, 1,32,000 तमाशाई बैठ वाह। सकते हैं। तो भारत, हाँ, तो भारत की ये ख्वाहिश है इरफान साहब कि वहां मैच हो और पाक भारत मैच हो, यकीनन स्टेडियम खचाखच भरा होगा। लेकिन पाकिस्तान उस पर रेजिस्ट कर रहा है। उसके अलावा आईसीसी ने पाकिस्तान को ये ऑप्शन दिया था कि पाकिस्तान की जो मैचेस है वो साउथ इंडिया में कराया जाए, चेन्नई हुआ, बेंगलोर हुआ, हैदराबाद, दक्कन हुआ है। तो और फिर उसके अलावा उन्होंने एक आध और ऑप्शन उन्हें मोहाली वगैरह का भी दिया था। लेकिन अब आप आईसीसी की चालाकी देखें कि आईसीसी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच चेन्नई में रखा है, जो जिसका पुराना नाम मद्रास है। और चेन्नई की विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए बड़ी साजगार साबित होती है, वहां स्ट्रोक खेलना मुश्किल है। ये वही चेन्नई है जहां सईद अनवर ने 194 बनाए थे, 194 रन 1997 में। तो अफगानिस्तान के पास 3 टॉप के स्पिनर है। अगर आप देखें, राशिद खान है, उनके पास मुजीबुर रहमान है, नूर अहमद है। तो पाकिस्तान वहां पर भी थोड़ा रिलक्टेंट है कि आईसीसी ने किस तरह का स्केड्यूल जो है बनाया है। तो अभी स्केड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगाएं कि इससे पहले मादी में जो 2 वर्ल्ड कप का मैं एग्जांपल दूंगा, 2015 का जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ, 2019 का जो इंग्लैंड में हुआ, इन वर्ल्ड कप के स्केड्यूल, इनका जो शेड्यूल है वो बहुत पहले अनाउंस हो गया था, एक एक साल पहले। लेकिन ये अक्टूबर में होना है, 5 अक्टूबर से शुरू होना है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो उसमें अभी कुछ ले दे हो रही है। अब पाकिस्तान देखें किस तरीके से, अगर जो नई मैनेजमेंट आती है पीसीबी की, वो इस पर क्या स्टांस लेती है। गवर्नमेंट हमारे यहाँ भी तो आपको पता है इलेक्शन होने वाले, जो एक यकीनन उबूरी हुकूमत आ जाएगी।
अबूरी हुकूमत क्या फैसला करती, तो बहुत सारी चीजें तनाजुर में शामिल है। लेकिन मेरी अपनी जाती राय और मेरा अपना ख्याल ये है अपने तजुर्बे की रोशनी में कि कोई भी हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जरूर जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जब सूरत हाल इस किस्म की बन रही है कि आगे जो है वो ओडीआई का जो वर्ल्ड कप आ रहा है और ये जो एशिया कप है वो भी ओडीआई का है और वर्ल्ड कप भी ओडीआई का है, तो ये दो टेस्ट मैच खेलने का बीच में क्यों ये बुखार चढ़ा है और ये क्या, ये कहाँ से आ गया और क्या सीन है इसका, क्यों रिदम खराब ये कर तो रहे हैं आप अपना? ये तो इरफान साहब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार से पूछें, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप है, और एशिया कप से पहले हमें सिर्फ 3 वनडे खेलने को मिल रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान से कंफर्म नहीं है। और हम 2 टेस्ट मैचेस खेलने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही निशानदी की, जुलाई में हम वहाँ गर्मी भी होती है, बारिशें भी होती है, 2 टेस्ट मैच खेलेंगे। खुदा न खास्ता कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई में ही शाहीन शाह अफरीदी वहीं श्रीलंका में गॉल टेस्ट में जख्मी हो गए थे। तो समझ में नहीं आती है मंतक, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी वजाहत यूं करता है कि चूंकि ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल का हिस्सा है, जो 2022 से 2025 तक यानी 24 तक, तो अब 2023 से 2025 तक, तो कहते हैं जिस तरह 2 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया एक जीता, एक न्यूजीलैंड जीता, तो कहते हैं ये उसका हिस्सा है, तो हम मजबूर थे, हमें यहाँ खेलना पड़ रहा है। लेकिन इनको स्ट्रैटेजी इस तरह से बनानी चाहिए थी कि ज्यादा से ज्यादा वनडे खेलें। अब आप अंदाजा लगाएं इरफान साहब, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक 4 साल होने को आ रहे हैं, हमने सिर्फ 29 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। आप अंदाजा लगाएं 4 साल में 29 वनडे, और T20 हमने भरमार है, हमारे प्लेयर जाते हैं T20 लीग खेलने, तो जिससे हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारी टीम इस वक्त नंबर 2 टीम है वर्ल्ड रैंकिंग में वनडे में। तो देखें, उम्मीद तो रखते हैं, पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बहार है। मतलब बड़ी बड़ी कमाल बात है और बड़ी बात है कि इस सिचुएशन में जब इतने दो बड़े इवेंट्स बैक टू बैक आ रहे हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप, और हमें अभी ये नहीं पता कि हमारा यहाँ पे जो है पैटर्न चीफ के बाद जो है वो चेयरमैन कौन होगा हमारा, और उसके बाद उस चेयरमैन को ये नहीं पता कि वो जब आएगा तो उसने वो टीम रखनी है, जो कोचेज़ और पूरा पैनल अपनी जो पूरी ब्रिगेड बनानी है, वो क्या सूरत हाल होगी। मतलब इन हालात के साथ हम एशिया कप भी खेलने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप भी खेलने जा रहे हैं, तो मतलब क्या इसके बारे में आप कोई लास्ट 2 जुमले करें, उसके बाद प्रोग्राम रैप अप करते हैं सर। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है, जीता हुआ मैच हार जाती है और हारता हुआ मैच जीत जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात भी अनप्रिडिक्टेबल है। आपने बिल्कुल निशानदेही सही की कि भाई अभी इतनी सारी चीजें आ रहे हैं, आप क्या गैर यकीनी सूरत हाल है। इस गैर यकीनी सूरत हाल में टीम कैसे परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान की कारकर्दगी का मयार क्या होगा, ये तो उन लोगों से पूछे कि जो इस क्रिकेट की सियासत में मुलव्विस है। अच्छा, मतलब आपने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर लिया, बिल्कुल आप, और आप मुस्कुरा भी रहे हैं आगे से। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हमेशा बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपके साथ होता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन शुक्रिया। बड़ी बात यही है कि हमारे पास एंड में कोई मेन जवाब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और सब हमने जो है जैसे बाकी सब कुछ अल्लाह मियाँ पे छोड़ा हुआ है, तो ये सब कुछ भी हमने अल्लाह मियाँ पे छोड़ दिया है कि देखें क्या होता है, हमने खुद एफर्ट कोई नहीं करनी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, इंशाल्लाह दोबारा भी आपको तंग थैंक यू। करते रहेंगे जनाब। ये थी थैंक एक यू। बड़ी बात, और आइंदा हम देखेंगे कि किस बड़ी बात के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।